गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम मैटर इन अवर सराउंडिंग्स चैप्टर के पार्ट 4 में इवोपरेशन एंड बॉइलिंग के बारे में सीखेंगे कि व्हाट इज इवोपरेशन एंड व्हाट इज बॉइलिंग। इवोपरेशन क्या होता है और बॉइलिंग क्या होता है। आप लोगों ने अपने घरों में जब कपड़े सूखते हुए देखे होंगे तो कपड़े गर्मियों में जल्दी सूख जाते हैं, बारिश के समय में देर से सूखते हैं। तो कपड़ों का पानी कहाँ चला जाता है? ये इवोपरेशन होके उड़ जाता है पानी और कपड़े सूख जाते हैं। तो इस प्रकार ही इवोपरेशन की एक घटना होती है। तो सबसे पहले तो हम इवोपरेशन क्यों होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है और इसका बॉइलिंग से डिफरेंस क्या है। इवोपरेशन और बॉइलिंग में डिफरेंस क्या है, तो इवोपरेशन की घटना होती क्यों है। तो इसके पीछे कारण ये है कि हमने इससे पहले पढ़ा था कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं लगातार उछल कूद करते रहते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। ये आपको अच्छे से याद हो गया होगा क्योंकि आपके जैसे ही है ये पार्टिकल्स। जब आप छोटे थे तब आप लोग भी ऐसी ही मस्ती करते रहते थे। तो चलिए मेरे पार्टिकल्स बच्चों, अब देखो इवोपरेशन क्या होता है। इवोपरेशन जो होता है केवल सरफेस प्रोसेस है। जैसे कि आप एक ये वाटर का ग्लास देख रहे हैं यहाँ पर, तो इसमें जो सरफेस एरिया है ये देखिए, ये ऊपर जो वाटर की सरफेस होती है इसी के ऊपर के जो पार्टिकल्स होते हैं, टॉप लेयर के पार्टिकल्स होते हैं, वो ज़्यादा उछल कूद करते हैं और ये किसी भी टेम्परेचर पर अपने लेवल से बाहर निकल जाते हैं, वाटर लेवल से बाहर निकल जाते हैं। वैसे तो कोई भी लिक्विड हो, प्रत्येक टेम्परेचर पर, एवरी टेम्परेचर पर वो अपनी वेपर्स के साथ में ही रहता है। तो इस तरह से ये जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं ये किसी भी टेम्परेचर पर अपनी सरफेस लेयर से बाहर निकल जाते हैं। इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है सरफेस पार्टिकल्स की, और ये अपनी लेयर से जब बाहर निकल जाते हैं, इन नीचे के पार्टिकल्स से इनका अट्रैक्शन जब होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, टूट जाता है और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है तो ये बाहर निकल जाते हैं। तो इस फिनोमेना को कहते हैं इवोपरेशन। तो इवोपरेशन की डेफिनेशन अब हम देखें। द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स at any temperature below its boiling point is called evaporation। यानी ये जरूरी नहीं है कि बॉइलिंग पॉइंट, जैसे कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही वेपर्स बनेंगी, बल्कि उसके पहले ही वेपर्स बनना शुरू हो जाती हैं। इसीलिए डेफिनेशन दी हुई है कि the phenomena of change of a liquid into vapors at any temperature below its boiling point is called evaporation। तो evaporation को हम कह सकते हैं कि this is a surface process। अब यहाँ देखिए बॉइलिंग का ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। इसमें देखिए बॉइलिंग जब होती है, आपने अपने घरों में भी बॉइल होते हुए देखा है, पूरे पूरे लिक्विड में उछल कूद मची रहती है। पूरे लिक्विड में बॉइलिंग के इस तरह से आपको बॉइलिंग जब होता है तो उभार दिखाई देते हैं। और दूध वगैरह में तो आपने देखा होगा कि जब बॉइल होने लगता है तो वॉल्यूम बढ़ता है उसका, और इतना वॉल्यूम बढ़ता है कि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो सरफेस ऊपर जो कंटेनर होता है उसकी सरफेस से भी बाहर बहने लगते हैं और हम लोग बोलते हैं दूध उफनने लगा है। तो चलिए ये तो हुआ हमारा बॉइलिंग जो पूरे लिक्विड में होता है। लेकिन बॉइलिंग होता कब है? ओनली बॉइलिंग पॉइंट पे होता है। जब तक बॉइलिंग पॉइंट नहीं आएगा तब तक बॉइल होना शुरू नहीं होता है। लेकिन इवोपरेशन जो होता है बिलो बॉइलिंग पॉइंट होता है। इवोपरेशन जो होता है वो बिलो बॉइलिंग पॉइंट होता है। चलो अब आप अंतर अच्छे से समझ चुके होंगे। अब हम देखते हैं कि इवोपरेशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवोपरेशन। तो एक तो सबसे पहला फैक्टर है सरफेस एरिया। अब देखिए आप, यदि आप कपड़ों को
फोर फोल्ड या जैसे बहुत बड़े बड़े लंबे कपड़े हैं उनको फोर फोल्ड करके डाल देंगे तो वो देरी से सूखते हैं। और यदि साड़ी वगैरह उनको पूरा लंबा फैला देते हैं तो वो जल्दी सूख जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना जल्दी इवोपरेशन होगा। ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ाने से इवोपरेशन बढ़ता है। अब दूसरा है इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से इसका वेपोराइजेशन तेजी से होगा, इवोपरेशन भी तेजी से होगा। अब यहाँ तीसरा पॉइंट है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एयर। अब देखो क्या होता है कि बारिश के समय में एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि एटमॉस्फेयर में वाटर कंटेंट जो होता है उसको कहते हैं ह्यूमिडिटी। तो बारिश के समय में क्या होता है कि इवोपरेशन तो कम होता है और एटमॉस्फेयर में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, नमी रहती है, तो कपड़े वगैरह भी बारिश में बहुत देरी से सूखते हैं। और एक बहुत अच्छी घटना होती है कि बारिश में होता क्या है जिसको कहते हैं उमस होती है। तो उस समय क्या होता है कि टेम्परेचर यदि ज़्यादा है तो पसीना तो आता है बॉडी में, लेकिन इवोपरेट नहीं हो पाता है और पसीना चिपचिपा सा होता है तो बॉडी में भी चिपचिप सा होने लगता है। तो इस घटना को हम क्या हमारी भाषा में कहते हैं उमस होने लगी है। तो ये वही चीज़ है कि ह्यूमिडिटी यदि ज़्यादा होती है तो इवोपरेशन कम होता है। यानी ये प्रोपोर्शनल चीज़ है, सरफेस एरिया और इवोपरेशन जो है ये इवोपरेशन और सरफेस एरिया एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। और टेम्परेचर भी जो है वो प्रोपोर्शनल टू इवोपरेशन होता है। लेकिन ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी इनवर्स प्रोपोर्शनल टू इवोपरेशन। ह्यूमिडिटी जो होती है वो इवोपरेशन के इनवर्स होती है। ये देखिए, ये हम लिख देते हैं 1 इवोपरेशन। ये जब 1 लिखा रहता है इसका मतलब इनवर्स होता है। ऐसा भी लिख सकते हैं इवोपरेशन इनवर्स 1 ह्यूमिडिटी। चलिए अब आते हैं विंड स्पीड। जितनी तेज हवा चलती रहेगी इवोपरेशन उतना तेज होगा। इसीलिए जब भी कोई हवा चलती है तो आपके कपड़े वगैरह भी बहुत तेजी से सूखते हैं। ये यहाँ पर एक डायग्राम आपको इवोपरेशन को बताने के लिए बताया है ये कि आप कपड़े इस तरह से स्प्रेड करके डालते हैं और सनी एटमॉस्फेयर में जल्दी सूखते हैं। अब हम देखते हैं कि इवोपरेशन से क्या और क्या क्या फीलिंग होती है। जैसे आपका बॉडी के ऊपर जब पसीना इवोपरेट होता है, सूखता है, तो आपको बॉडी में भी क्या होता है, ठंडा सा महसूस होता है। जब तेज दौड़ के आप आते हो, खेल के और लौट के आते हैं, तो जब आपके बॉडी से जो पसीना सूखता है तो आपको बहुत कूलिंग कूलिंग महसूस होती, कूल महसूस होता है ना। तो इसी तरह से इवोपरेशन मेक्स कूलिंग। अब बहुत अच्छा उदाहरण है कि आपके मटके में जो पानी है वो ठंडा क्यों होता है, वो भी ड्यू टू इवोपरेशन होता है। तो यहाँ एक क्वेश्चन भी पूछा है आपको, ड्यूरिंग समर वाटर केप्ट इन अर्दन पॉट्स बिकम कूल बिकॉज ऑफ द फिनोमिना ऑफ। तो यहाँ पे 4 फिनोमिना बताई हुई है, इसमें से किसके कारण ये इवोपरेट होता है। तो हम ये बता सकते हैं कि ये इवोपरेशन के कारण ही होता है। अब इवोपरेशन कैसे, इससे पानी बाहर कैसे आता है, क्योंकि अर्दन पॉट्स जो होते हैं वो पोरस होते हैं, पोरस पॉट होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं उसमें। तो इन पोर्स से पानी जब बाहर निकलता है और बाहर क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो ये पानी इवोपरेट होता है और जैसे जैसे इवोपरेट होता है अंदर इसके कूलिंग होने लगती है, वाटर कूल हो जाता है। अब ये देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, विच कंडीशन ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द इवोपरेशन ऑफ वाटर। तो अब देख सकते हैं हम कि इंक्रीज इन टेम्परेचर बिल्कुल इवोपरेशन बढ़ाएगा। अब बाकी चीज़ें और देख लें, डिक्रीज तो बिल्कुल नहीं बढ़ाएगा। लेस एक्सपोज्ड, ये भी सरफेस एरिया ज़्यादा एक्सपोज होना चाहिए ना कि लेस।
और एडिंग कॉमन सॉल्ट, यदि कोई भी इम्प्योरिटी यदि लिक्विड में मिला दी जाती है तो उसका इवोपरेशन जो होता है वो मतलब बॉइलिंग पॉइंट उसका बढ़ जाता है, ये भी गलत है, एडिंग इन कॉमन सॉल्ट। चलिए अब देखें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस वुड इंक्रीज। तो इंक्रीजिंग प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, ये देखिए इसमें जब दो चीजें सही है, दूसरा और तीसरा, ये दो कि यदि हाइड्रोजन गैस उसमें से लीक होगी कंटेनर में से तो उसमें हाइड्रोजन गैस कम हो जाएगी, तो उसके पार्टिकल्स दूर दूर होने के लिए उसको और जगह मिल जाएगी। और यदि वॉल्यूम बढ़ा देते हैं कंटेनर का तो भी उसके पार्टिकल्स को दूर दूर फैलने में जगह मिल जाएगी। बाकी दो पॉइंट्स जो हैं वो धीरे से पढ़िए, ये दोनों नहीं होंगे, केवल सेकंड और थर्ड पॉइंट है जो कि यहाँ पर सही है, जिनके कारण मॉलिक्यूल्स को डिस्टेंस बढ़ाने में सुविधा होगी। अब अगला देखिए, अ सैंपल ऑफ वाटर अंडर स्टडी was found to boil at 102 degree centigrade at normal temperature and pressure. Is the water pure? Will this water freeze at 0 degree centigrade? Comment. तो देखिए, अगर वाटर प्योर होता, प्योर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और यदि उसमें थोड़ी सी भी इम्प्योरिटी मिल जाती है तब उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बढ़ जाता है। प्योर वाटर 100 डिग्री, ऑन एडिंग इम्प्योरिटी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो यहाँ पर इसका बॉइलिंग पॉइंट इम्प्योरिटी के कारण क्या हुआ है, 102 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है। और दूसरा एक फिनोमेना होती है कि यदि इम्प्योरिटी के कारण बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ता है बट फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। तो इसको आप नेक्स्ट क्लासेस में, यानी कि आप 12th क्लास में या 11th में इसको पढ़ेंगे। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत आएगा ये, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। यानी यदि इम्प्योरिटी मिक्स हो जाती है तो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। तो अब बताइए, प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट तो कितना था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड था। प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन यदि उसमें इम्प्योरिटी मिली हुई है और 102 बॉइलिंग पॉइंट है प्योर वाटर, इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है 0 डिग्री होता है। तो 0 डिग्री से भी कम होगा, यानी माइनस में चला जाएगा उसका टेम्परेचर। तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ये आपको याद करना है, नहीं तो आप क्या सोचते कि 102 यदि उसका बॉइलिंग पॉइंट है तो आप 0 में भी प्लस कर देते 2 और बोल देते 2 डिग्री उसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा। तो ऐसा नहीं होता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखने की चीज़ें हैं, ठीक है। अब A student heats a beaker containing ice. अभी हमने आइस को गर्म किया था, आपको याद होगा, ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था और क्या देखा था कि आइस से जब तक वाटर पूरा मेल्ट होता है तब तक उसका टेम्परेचर बिल्कुल फिक्स बना रहता है। तो अब ही मेजर्स द टेम्परेचर ऑफ द कंटेंट ऑफ द बीकर एज फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम के साथ साथ उसने टेम्परेचर को मेजर किया। तो कौन सा ग्राफ उसके लिए करेक्ट होगा, तो अभी फिर से मैं बता रही हूँ कि जब तक पूरा वाटर मेल्ट नहीं होगा तब तक टेम्परेचर कितने डिग्री पे बना रहेगा, 0 डिग्री पे। तो यहाँ देखिए ये तो बढ़ता जा रहा है, 0 से ऊपर चला जा रहा है। ये लाइन तो 100 से शुरू हो रही है, इसलिए ये भी गलत है। ये भी 100 से शुरू होकर नीचे आ रही है, इट इज़ नॉट ट्रू। तो अब ये देखिए, ये वाला है 0 पे बहुत देर तक फिक्स है, यानी हम क्या समझेंगे कि मेल्ट कहाँ पे शुरू हुआ, वाटर का वेपर बनना कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा। अभी मेल्ट हो रहा था ये पूरा, है ना। तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड इतना फिक्स था, इसलिए ये वाला जो है 4th वाला ये सही है।
ठीक है। तो ये ग्राफ देख के और उसका एक्सप्लेनेशन करना भी हमें आना चाहिए, उसको अच्छे से प्रेडिक्ट करना कि क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। अब देखिए ये फिल इन द ब्लैंक्स कुछ यहाँ पर मैंने निकाल के रखे हैं, आप खुद इनको हल करिए, फिल करिए और उसके बाद में इससे मिलान किए, ये आंसर है, इनसे मिलान करिए कि आपने सही किए है या नहीं। इतना पढ़ने के बाद आप ये कर सकते हैं। इसी तरह से मैच द कॉलम है, इसे भी आप स्वयं करिए और इन आंसर से बाद में मिलान करिए। ये सेकंड है मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन, इसको भी आप खुद करेंगे और बाद में मिलान करिए इन आंसर से कि आप सही है या नहीं। चलिए, तो अगला ये है कि ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन, कमेंट। तो ये ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस एक ऐसी फिनोमिना है, डिफ्यूजन के समान ही होती है, लेकिन डिफ्यूजन में क्या होता है कि जैसे हमने एक अगरबत्ती लगा के और देखा था कि पूरे रूम में उसकी स्मेल फैलती है, या आपने सेंट की बोतल खोली है, उसकी स्मेल भी पूरे रूम में डिफ्यूज हो जाती है, फैल जाती है। तो उसके पार्टिकल्स जो हैं वो पूरे रूम में मोशन करते हैं और फैल जाते हैं। तो यहाँ भी मोशन होता है पार्टिकल्स का, लेकिन ऑस्मोसिस का एक डायग्राम बनाया है यहाँ पर हमने। ये देखिए, आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, अब देखिए इसमें ये जो है, ये तो है प्योर वाटर, इस टम्बलर में प्योर वाटर है, इसमें बीच में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन डाल दी है। ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऐसी होती है जो कुछ पार्ट्स को, जैसे कि वाटर और उसमें मान लो आपने शुगर डिजॉल्व की हुई है, ये लाल लाल जो पार्टिकल्स दिख रहे हैं ये शुगर के हैं और नीले रंग के पार्टिकल्स जो है वाटर के हैं। तो इसमें शुगर डिजॉल्व कर दिया आपने, तो इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से केवल वाटर के पार्टिकल्स तो दोनों साइड जा सकते हैं, इस साइड से इस साइड भी, इस साइड से इस साइड भी, लेकिन शुगर पार्टिकल्स बिल्कुल नहीं जा सकते हैं। तो ये प्रोसेस कहलाती है ऑस्मोसिस। यहाँ पर वाटर का लिक्विड सॉल्यूशन जो बना वाटर और शुगर से सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन इधर हाई है और इधर लो है। तो वाटर पार्टिकल्स जो होते हैं लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो पार्टिकल्स ऑफ सॉल्वेंट, अब हम इसकी डेफिनेशन भी दे सकते हैं कि डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम lower concentration of solution to higher concentration of solution। इन शब्दों पे ध्यान देना है, ये अभी आपको ऑस्मोसिस बहुत डिटेल में आगे पढ़ना है नेक्स्ट क्लासेस में, इसलिए अभी मैं केवल आपको सिर्फ समझा रही हूँ कि ऑस्मोसिस एक प्रकार का डिफ्यूजन है जिसमें बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है और केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल्स सॉल्यूशन के लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर मोशन करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको ये ऑस्मोसिस के बारे में क्वेश्चन पूछा है कि रेजिन यानी किशमिश यदि आप पानी में डालते हैं तो वो फूल जाती हैं, तो वो भी एक ऑस्मोसिस के कारण होता है। और छींकते समय यदि स्प्रेडिंग ऑफ वायरस जो होते हैं वो डिफ्यूज़न के कारण होता है। अर्थवर्म डाइंग ऑन कमिंग इन कांटेक्ट विद कॉमन सॉल्ट, यदि उस पर नमक डाल दिया जाता है तो वो भी ऑस्मोसिस के कारण मर जाते हैं। श्रिंकिंग ऑफ ग्रेप्स केप्ट इन थिक शुगर सिरप, यदि बहुत गाढ़े शक्कर के विलयन में हम अंगूर वगैरह डाल देते हैं तो वो श्रिंक हो जाते हैं, किशमिश बन जाती है। तो इस तरह से बहुत सारे उदाहरण दिए हैं ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न के। तो अब यहाँ एक क्वेश्चन पूछा है कि
एक गर्म पानी जो होता है वो बर्निंग इफेक्ट देता है। यदि हमारा स्टीम से यदि हाथ जल जाता है तो वो हमें बर्निंग इफेक्ट देता है। लेकिन यदि उसी पे ठंडा करना हो तो उसी वाटर का जो सॉलिड होता है आइस वो ठंडा करता है। तो क्यों ऐसा होता है? तो इसके पीछे कारण यही है कि स्टीम में जो होता है लेटेंट हीट प्लस होती है और आइस में उतनी ही लेटेंट हीट कम होती है वाटर की अपेक्षा। इसलिए स्टीम से हाथ जलता है लेकिन आइस कूलिंग इफेक्ट देता है। अलका वॉज मेकिंग टी इन अ केटल और उसके हाथ पर एकदम से केटली से वेपर्स उड़ी। तो ऐसा उसको जो हीटिंग हुई वो ऐसा क्यों हुआ? Suddenly she felt intense heat from the puff of steam gushing uh, of the spout of the kettle. She wondered whether the temperature of the steam was higher than that of water boiling in the kettle. तो ये उसको ऐसा फील हुआ, ये सही बात थी, बिकॉज ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। 100 डिग्री सेंटीग्रेड की जो स्टीम होती है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर से ज़्यादा हीट वाली होती है। ये चलिए अब ये अगला है, ग्लास टम्बलर कंटेनिंग हॉट वाटर इज केप्ट इन फ्रीजर। तो फ्रीजर में जब टम्बलर रखा जाता है तो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक आता है, फिर स्टेबल हो जाता है, फिर और ज़्यादा हार्ड आइस में कन्वर्ट होता है, माइनस पे टेम्परेचर चला जाता है। तो उस तरह उसका जो ग्राफ होगा वो इस प्रकार से होगा टम्बलर का। तो आप देखिए यहाँ पर तो डायरेक्ट ये धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे बस ये। अगला है इन चार जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं इसमें से इवोपरेशन किस में ज़्यादा होगा? चार स्टेजेस दिखाई दे रही हैं। तो इसमें जो सरफेस एरिया बहुत कम है, इसमें भी कम है, इन दोनों में लगभग इक्वल है, बट इसमें जो है कंटेनर ढका हुआ है और इस कंटेनर में ऊपर हवा चल रही है। इसलिए ABCD में से किस में, यानी कि सी इसमें जल्दी इवोपरेशन होगा, क्योंकि इवोपरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना और एयर जो है विच विल इंक्रीज द रेट ऑफ इवोपरेशन। अब आगे देखें, कि नायलॉन क्लोथ्स या कॉटन क्लोथ्स, इट इज अ हॉट समर डे, Priyanshi and Ali are wearing cotton and nylon clothes respectively. Who do you think would be more comfortable and why? तो जो कॉटन क्लोथ्स पहनेगा, क्योंकि कॉटन बेटर एब्जॉर्बर ऑफ वाटर देन नायलॉन वगैरह, तो इस तरह से प्रियांशी इज मोर कंफर्टेबल इन कॉटन ड्रेस। अब यहाँ पे दो पॉइंट्स जो हैं ये आप पहले भी देख चुके हैं। SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन, ये याद रखिएगा, ठीक है। और इसका सेंटीग्रेड में कन्वर्शन का फॉर्मूला केल्विन इक्वल टू सेंटीग्रेड प्लस 273। केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर है ऑलवेज पॉजिटिव साइन। देखिए केल्विन और उसको एक जो थर्मामीटर्स का ये बताया है यहाँ पर कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 373.16 केल्विन, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 273.16। और मज़ेदार कि -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 0 केल्विन। ये भी एक माइनस है, ये साइन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, अगर तो ये देखिए इसका साइन क्या होगा, माइनस होगा। ये 0 से नीचे है ना, इसलिए ये माइनस है। -273 इक्वल टू 0 केल्विन, इसको आप ऐसे भी याद कर लीजिए। -273 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 0 केल्विन। 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 273 के, ठीक।
और 100 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 373 के। चलिए अगले देखिए, वाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। तो एक तो हॉट ड्राई डे यानी हॉट होने के कारण हम कह सकते हैं कि उसका उस दिन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर यदि ज़्यादा होगा तो इवोपरेशन तेज होगा। ड्राई का मतलब है ह्यूमिडिटी यदि ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी कम है तो इवोपरेशन ज़्यादा होगा, यानी हॉट के कारण भी इवोपरेशन ज़्यादा हो रहा है, ड्राई के कारण भी इवोपरेशन ज़्यादा हो रहा है। तो दो कंडीशंस ऐसी मिल गई जिनके कारण इवोपरेशन ज़्यादा होता है, इसलिए डेजर्ट कूलर जो होता है वो हॉट और ड्राई डेज में बहुत ज़्यादा कूलिंग करता है। फंक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ इवोपरेशन होती है। डेजर्ट कूलर जो होता है वो इवोपरेशन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इवोपरेशन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। दैट्स वाई हॉट एंड ड्राई डे में इवोपरेशन से कूलिंग तेज होती है। यहाँ पे डेजर्ट कूलर का एक फंक्शनल डायग्राम बनाया है कि क्या होता है। ये आउटडोर एयर होती है, ये जब इसके पीछे से अंदर आती है ना, पीछे जो पैड होते हैं ना, कूलिंग पैड चारों तरफ लगे, तीन तरफ लगे होते हैं, उनसे आउटडोर एयर अंदर आती है। इन कूलिंग पैड्स पे जो वाटर टैंक होता है उससे जो पंप होता है और वो पानी कूलिंग पैड्स पर पड़ता है, तो पानी जो होता है वो और एयर को कूल कर देता है, और ये कूल्ड एयर जो होती है यहाँ से बाहर होती है, स्प्रेड होकर पूरे रूम्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। चलिए अगला है, व्हाई डज आवर पाम फील कोल्ड। यदि हम कोल्ड यदि हमारे हथेली पे हम एसीटोन, वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट। यदि हम अपने हथेली पर एसीटोन, पेट्रोल या परफ्यूम वगैरह लगाते हैं तो ठंडा महसूस क्यों होता है। तो यहाँ आंसर यहाँ से शुरू हो जाएगा कि दे एब्जॉर्ब द रिक्वायर्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन फ्रॉम द पाम और दैट्स व्हाई दे कॉजेस कूलिंग इफेक्ट। अब ये जो है अगला क्वेश्चन है, व्हाई वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फ्रॉम अ सॉसर देन कप। तो सॉसर जो होती है वो चौड़ी होती है, मतलब उसका क्या होता है, सॉसर का जो सरफेस एरिया जो होता है वो बड़ा होता है। सॉसर कुछ इस प्रकार से होती है, उसका डायग्राम यदि बनाए तो ठीक से नहीं बन पाया, और कप जो होता है वो ऐसा होता है ना। तो कप का सरफेस एरिया कम होता है, सॉसर का ज़्यादा होता है, इसलिए सॉसर में जल्दी ठंडा होता है। और कॉटन के क्लोथ्स जो होते हैं वो समर में पहनने के लिए मोस्ट प्रेफरेबल होते हैं। इस तरह से कुछ और क्वेश्चन है कि वाई आइस 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर। यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड का आइस जो होता है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर भी हो सकता है, पर ज़्यादा कूलिंग आइस से होती है। क्यों? क्योंकि आइस में लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग जो होती है वो कम होती है, यानी हीट प्लस किस में हो जाती है, वाटर में हो जाती है। लेटेंट हीट वाटर में प्लस हो जाती है, जब वो मेल्ट हो जाता है तो उसमें लेटेंट हीट प्लस हो जाती है, और आइस में लेटेंट हीट उतनी लेटेंट हीट कम होती है, शायद 80 कैलोरी होती है। ये एग्जैक्ट डेसिमल वाली याद नहीं मुझे, 80 कैलोरी होती है आइस की लेटेंट हीट। चलिए आगे देखें हम, व्हाट प्रोडक्ट्स मोर सीवियर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। फिर यहाँ पे कि बॉइलिंग वाटर जो 100 डिग्री का है और स्टीम है, तो स्टीम में ज़्यादा लेटेंट हीट होगी, इसलिए स्टीम से जो होता है सीवियर बर्न होता है। तो इस तरह से अब आप ये पूरे पॉइंट्स नेचर ऑफ मैटर इस पूरे चैप्टर में स्टेट्स ऑफ मैटर भी देख चुके हैं, इंटर कन्वर्शन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर और लेटेंट हीट को। इसके अलावा आप इवोपरेशन, बॉइलिंग और टेम्परेचर स्केल्स वगैरह के बारे में अच्छे से जान चुके हैं। तो बच्चों
अब हमारा इस चैप्टर फर्स्ट का एंड हुआ है। बहुत सारे क्वेश्चन हमने हल किए हैं। तो थैंक यू बच्चों, आपको आप ना अपनी नोटबुक में पूरे हल करना और प्रैक्टिस करना। अब अगले चैप्टर अगले दिन देखेंगे।